जिले की राजनीति में जब जब कांग्रेस के नामचीन नेताओं की बात आती है तो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व में कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी रहे देवेंद्र पटेल गुड्डू भैया का नाम भी चर्चाओं में रहता है। और जब से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने हैं तब से राजनीतिक गलियारों में ये नाम और भी ज़्यादा चर्चाओं में आ चुका है। आज हम उनसे बात करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अमन भाई। सक्रिय राजनीति में लगातार आप रहते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के आंदोलन हो या फिर लोगों से मिलना जुलना हो, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर आप कई बार कह चुके हैं कि इतनी ज़्यादा आपकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जब से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी का नाम आया है तो देवेंद्र पटेल का नाम भी चर्चाओं में आ चुका है। कितनी सच्चाई दिखती है इस बात में? अब पार्टी की बात कहें तो पार्टी के पास आवेदन तो हमारा होता है जी। अब ये निर्णय तो पार्टी करेगी कि किसको कहाँ लड़ाना है, पार्टी के निर्णय होते हैं। अब ये आप बता रहे हैं कि मेरा नाम चर्चाओं में है, अगर पार्टी आदेश करेगी तो स्वाभाविक चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री सामने हैं और एक बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी का, लंबे अरसे से मंत्री भी रहे हैं और जैसे कि गाडरवारा से सांसद उदय प्रताप मैदान में, यहाँ से प्रहलाद पटेल मैदान में है, तो जितनी दमखम से चुनाव लड़ना चाहिए, क्या देवेंद्र पटेल उस दमखम से कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ पाएंगे? ये तो जनता तय करती है। और रहा सवाल लड़ने का चुनाव, तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, चुनाव तो होते हैं और चुनाव लड़ा जाएगा और पूरी ताकत के साथ पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि इस बार जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी ने पैसे के दम पर बनाई है तो मध्य प्रदेश की जनता भी देख रही है कि जो मध्य प्रदेश का नुकसान हुआ है और जनता के वोट का जो अपमान हुआ है उसका बदला लेने के लिए जनता खुद बैठी हुई है। तो इस बार का जो चुनाव है मध्य प्रदेश का कांग्रेस के पक्ष का चुनाव है और एक बार लोग देखना चाहते हैं कि कमलनाथ जी 5 वर्ष मुख्यमंत्री इस प्रदेश के रहें और वो नेतृत्व करें। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाएं नरसिंहपुर ज़िले में बहुत ज़्यादा लचर हैं। एजुकेशन की अगर बात हो तो वहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव नहीं दिखता है सरकार का। प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें या फिर इसके अलावा आप रोजगार की बात करें तो नरसिंहपुर ज़िले के हालात देवेंद्र पटेल गुड्डू भैया की नज़र में कैसे हैं? 2003 के बाद जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सर्वाधिक अगर नुकसान किसी ज़िले का हुआ है तो नरसिंहपुर ज़िले का हुआ है। आज नरसिंहपुर ज़िले का किसान, चूँकि हमारा ज़िला कृषि पर आधारित ज़िला है और माँ नर्मदा की कृपा से जो कुछ भी किसानों के पास आता है, अच्छा जल होने के कारण, अच्छी पैदावार होने के कारण, उसका आधा पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्च करता है। आज भी शिक्षा के लिए हमको जबलपुर की तरफ, इंदौर की तरफ, भोपाल की तरफ जाना पड़ता है। यहाँ उच्च शिक्षा के कोई संसाधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है। दूसरा, स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो आज भी हमको नागपुर और जबलपुर की तरफ जाना पड़ता है। हमारे ज़िले में कोई भी ऐसे शासकीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए कि जो अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सकें। तो इस ज़िले के साथ जो दुर्व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, इसका आज तक पता नहीं चल पा रहा है कि इस ज़िले को पीछे क्यों ढकेला गया है। अगर बात करें ज़िले की तो हमारा ज़िला कहीं से भी कम नहीं है देने के लिए। मैंने एक मोटा मोटा अंदाज लगाया था तो लगभग एक वर्ष में हम 650 करोड़ रुपए सरकार को देते हैं और उसका 10% भी हम नरसिंहपुर के लिए नहीं ला पाते। टैक्सेशंस की आप अगर बात करें तो इनकम टैक्स ही हम 72 से 75 करोड़ रुपए प्रति वर्ष देते हैं। शराब के ठेकों के माध्यम से 250-300 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के सरकार को राजस्व देते हैं। रजिस्ट्री की बात करें, जो आपकी खेती की बिक्री खरीद फरोख्त की जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं, तो इसमें करीब 75 करोड़ के आसपास, 75 से 80 करोड़ के आसपास सरकार को हम देते हैं। रेत की नीलामी की बात करें तो उसका भी करीब 62-63 करोड़ रुपए हम सरकार को देते हैं। तो ऐसा
एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी शुल्क के रूप में 50 करोड़ रुपए नरसिंहपुर ज़िले से जाता है। नगर पालिकाओं की बात करें तो उससे भी लगभग 45 करोड़ रुपए हम शासन को देते हैं। पर इस राशि की एवज में जो हमको मिलना चाहिए वो राजनीतिक इच्छा शक्ति का ही प्रश्न होता है, क्योंकि हमारे ज़िले ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर बहुमत दिया। लगातार सांसद भी यहाँ से निर्वाचित हुए, लगातार विधायक भी यहाँ से निर्वाचित हुए भारतीय जनता पार्टी के, और नेतृत्व भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर सक्षमता से रहा है। पर नरसिंहपुर के साथ न्याय नहीं हुआ। अब अवसर ये खड़ा है कि अगर नरसिंहपुर को प्रायोरिटी पर नहीं लिया गया, नरसिंहपुर के लोगों ने, जिला के लोगों ने अगर चूक की तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। अभी आपको एक छोटा सा वाक़या बताते हैं जो हमारे ज़िले की तकदीर बदल सकता था। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिल्ली से मंजूर हुआ, जिसका रूट था नागपुर से सिवनी, सिवनी से नरसिंहपुर, नरसिंहपुर से सागर। उसका सीधा सीधा मतलब था कि मुगवानी से लेकर झरा घाटी तक हमारे ज़िले के अंदर से रन करता। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर उद्योग आते इस योजना के माध्यम से जो कॉरिडोर यहाँ से प्रस्तावित था। पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसका रूट चेंज कर दिया। उसका रूट प्रस्तावित कर दिया नागपुर से बैतूल, बैतूल से होशंगाबाद की बॉर्डर, और शिवराज सिंह जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है बुधनी, बुधनी से होते हुए विदिशा, और विदिशा से सीधा उन्हें सागर जिले का मानथौन में उसको भेजा है। अब इसकी बात करें अपन तो इसमें 2 केंद्रीय मंत्री का क्षेत्र फंस रहा था। सिवनी का लखनादौन आता है, आपके फग्गन सिंह कुलस्ते जी का क्षेत्र आता है, वो जो आता दूल्हादेव तक। हमारी मगवानी जो गोटे गांव विधानसभा है वो भी फग्गन सिंह कुलस्ते का क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद शुरू होता सांसद श्री राव उदय प्रताप सिंह जी का क्षेत्र, जो आपका झरा घाटी तक जाता। झरा घाटी के बाद शुरू होता है दमोह के सांसद जो केंद्रीय मंत्री हैं श्री प्रहलाद पटेल जी, उनका क्षेत्र शुरू होता जो जाता सागर की बॉर्डर तक। फिर सागर के सांसद का क्षेत्र लगता वो जाता मालथौन तक। तो इसके बावजूद भी एक भी जनप्रतिनिधि ने न इसकी आवाज़ उठाई, न इसकी लड़ाई लड़ी। अब इस कॉरिडोर का जो फ़र्क है उस फ़र्क को मैं बताता हूँ कि जैसे करेली में रेलवे स्टेशन बना, अकेला आवाजाही का साधन बढ़ने से आज करेली ग्राम से नगर और एक व्यवसायिक केंद्र हो गया। जब यहाँ से कॉरिडोर निकलता तो यहाँ के ज़िले के लोगों को और आसपास के ज़िले के लोगों को लाखों की तादाद में यहाँ पर रोज़गार पैदा होते और रोज़गार मिलते, और जिन किसानों की भूमि उस कॉरिडोर में जाती उनको बहुत रुपया पैसा भी मुआवजे के रूप में प्राप्त होता। उससे हमारे ज़िले में एक बड़ी धनराशि लोगों के पास उपलब्ध होती जो अपना रोज़गार स्थापित करते, उससे कई काम कर सकते थे। तो बहुत बड़ा ये नुकसान है, पर जनप्रतिनिधियों की नज़र इस तरफ नहीं गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से जनता ने भाजपा को जिताया है, नरसिंहपुर विधानसभा की बात कर लें तो नगर पालिका करेली जहां आप रहते भी हैं 15 पार्षद भाजपा के जीते, एक कांग्रेस का नहीं जीत पाए। नगर पालिका नरसिंहपुर में भी भाजपा का अध्यक्ष है। जनपद नरसिंहपुर वहां आप कांग्रेस के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने, लेकिन यहाँ निर्विरोध हो गया करेली जनपद में, अध्यक्ष में भी उपाध्यक्ष में भी। तो विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 1 साल पहले 1.5 साल पहले जब इतनी बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की हार हो और जनता उनको इतना समर्थन देनी, जैसे कॉरिडोर का आपने बताया कितना बड़ा एक विकास के लिए योजना साबित होता, लेकिन 2 पहलू हैं। एक, जनता उनको भरपूर प्यार दे रही है, कांग्रेस इसमें मेहनत नहीं कर पा रही, क्या विषय है, और दूसरा ये कि नगर पालिका, जनपद, जिला पंचायत, इन सब में कांग्रेस की इतनी बड़ी हार होना, इसको कैसे लेते हैं? स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है वो डिपेंड करता है व्यक्तियों के चयन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे जो लोग हारे हैं, हमसे चयन में कुछ गलतियां हुई होंगी, क्योंकि लोग वहाँ पर सर्विस देखते हैं आपकी। वहाँ पर पार्टी का उतना दबदबा नहीं रहता ना, सिंबल का कोई बड़ा भयंकर महत्व रहता। वो देखते हैं कि हमारी सर्विस में कौन रोज़ का मिलने, क्योंकि एक पार्षद लोगों को रोज़ के टच वाला व्यक्ति चाहिए कि हम जिससे अपनी छोटी मोटी समस्याएं या वो आके हमसे पूछ जाए। तो वहाँ पर हमसे जो गलतियाँ हुई हैं कि हम अगर
चयन में कुछ कमियां रह गईं और आरक्षण के कारण हमारे पास जो चेहरा होना था नगर पालिका अध्यक्ष के लिए वो भी हमारे पास करेली में हम अच्छा नहीं दे पाए, जिस कारण से हमारे पार्षद हारे। जैसे कि इसके पहले का जो चुनाव था जो सीधा जनता से हुआ था उसमें हमने अपना अध्यक्ष ही बनाया था और 10 पार्षद जिताए थे। और रहा सवाल नरसिंहपुर नगर पालिका, तो हम वहाँ पर 19 पार्षदों के साथ उपाध्यक्ष हमने अपना बनाया था। तो ऐसा नहीं, जब हमारे चयन अच्छा होता है, लोग सामने अच्छे होते हैं तो जनता उसका समर्थन करती है। महंगाई को लेके क्या बात है? पिछली बार विधानसभा चुनावों में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे, एक किसानों की कर्ज माफ़ी और दूसरा महंगाई। इस बार लाडली बहना ने वो सारे मुद्दों को शांत कर दिया है। देवेंद्र पटेल जो कि कांग्रेस के नेता हैं, कैसे लेते हैं इसका तोड़ क्या दिखता है आप? देखिए, ये जो शिवराज सिंह जी लाडली बहना लेके आए हैं, 18 साल में इनको बहनों की याद तो आई नहीं। जब इन्होंने देखा कि कर्नाटक में और अन्य राज्यों में जहाँ कांग्रेस जीत के आई है वहाँ पर बहनों के लिए जो कार्यक्रम, महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम लेके आया, उसका इन्होंने एक तोड़ निकालने का प्रयास किया। पर जो हमारे कमलनाथ जी की योजना है 1500 रुपये की, उसमें कोई आयु की सीमा नहीं है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं को उसका लाभ मिलेगा, बहनों को, माताओं को उसका लाभ मिलेगा, वो शिवराज जी ने लाभ नहीं दे पाएंगे। और दूसरा, शिवराज जी अब ये योजना लेके आए, इसकी गारंटी नहीं कि ये चले, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रहे मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश की जो स्थिति है कि हर दिन कहीं 3000 करोड़ रुपए, कहीं 5000 करोड़ रुपए, कहीं 10,000 करोड़ रुपए का जिस तरीके का कर्ज लिया जा रहा है, और इस योजना को लागू करने में जो दूसरी हितग्राही मूलक योजनाएं थीं, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे बच्चों की छात्रवृत्ति हो, उनके सबके पैसे रोक दिए गए। मैं ये गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आती है तो आने वाले समय में जो हमारे शासकीय कर्मचारी हैं, इनकी तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होंगे मध्य प्रदेश के पास। आज 4.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में मध्य प्रदेश को ने डुबो दिया है। ये बड़ी बात आपने कही, लेकिन आप एक लोकसभा के प्रत्याशी रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। क्या लगता है 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद, बड़े बड़े चेहरे, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, इनको भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया? कहीं ना कहीं कांग्रेस को डोमिनेट करने की बात है, या फिर ये जो फॉर्मूला उन्होंने अपनाया ये फेल हो जाएगा? क्या लगता है आपको? उनकी सोच जो भी हो, उनकी पार्टी के अपने निर्णय हैं, पर न्यूज़पेपर्स के माध्यम से और एक राजनीतिक स्टडी के माध्यम से जो चीज़ सामने दिखती है, उससे इसका एक दूसरा पहलू भी सामने आता है। जैसे नरेंद्र सिंह जी तोमर केंद्र में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, कृषि मंत्री थे। उनके कार्यकाल में 750 किसानों ने आत्महत्या की। उस आंदोलन का जो फेल्यूर है, इतने ड्राफ्ट तैयार हुए सरकार की तरफ से, उसकी अगुवाई नरेंद्र सिंह तोमर जी ने की, पर उसमें वो सफल नहीं हो पाया। और आफ्टर ऑल वो कानून नरेंद्र मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा और उसमें सरकार का अपमान हुआ। ये तो पूरे देश ने देखा है। तो जो फेल्यूर है, इस बात का बदला लेने के लिए भी, और जब वो केंद्रीय राजनीति में सफल नहीं हुए, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी को घर वापसी के लिए एक उचित माध्यम उन्होंने चुना होगा। और दूसरा, अगर अपन देखते हैं इंदौर को, विजयवर्गीय जी को एक बहुत बड़ी जवाबदारी पश्चिम बंगाल में दी गई थी। जब पश्चिम बंगाल में ये फेल होके आए, तब आप कहीं पर किसी काम में जब सफल हो नहीं पा रहे, सरकार की या नेतृत्व की मंशा के अनुरूप आप उसको रिजल्ट नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं तो वो कुछ ना कुछ तो निर्णय लेंगे। तो उनने उठा के उनको घर वापसी कर दी। ये कुल मिला के घर वापसी है नेताओं की, जो नेता दिल्ली की राजनीति में सफल नहीं हुए हैं। और चूंकि इन 18 वर्षों में मध्य प्रदेश की जो दुर्गति हुई है, उसमें ये सब लोग भी तो शामिल हैं। कहीं ना कहीं आप भी तो मध्य प्रदेश को बिलोंग कर रहे थे, आप भी तो मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली के अंदर, पर आप लोगों ने उस पर कोई भी चीज़ नहीं लगाई, ना उस पर आपने कोई सकारात्मक पहल की। जो मध्य प्रदेश आज ढर्रे से उतरा है, जो दुर्गति हुई, चाहे बेरोजगार युवाओं की तरफ अपन देखें कि आज जितनी बेतरतीब बेरोजगारी मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ी है, आज कितने पद खाली पड़े हैं जिनको आप भर नहीं पा रहे हो। आज आपके पास लोगों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं। आप अकेले नरसिंहपुर की बात करें तो नरसिंहपुर में जितने पद रिक्त डॉक्टरों के हैं, क्या आपके पास उतने डॉक्टर्स हैं? आधे से कम डॉक्टर्स आज मध्य प्रदेश
नरसिंहपुर ज़िले में काम कर रहे हैं। आज स्कूलों के अंदर शिक्षक नहीं है, जिन विषयों की पढ़ाई होना चाहिए उन विषय के आपके पास शिक्षक नहीं और आप रिजल्ट दे रहे हो, आप धोखा कर रहे हो जनता के साथ। आज जंगलों की कटाई हो रही है, आज अवैध उत्खनन में आज मध्य प्रदेश को देखें तो 250 नदियों का पता नहीं है कहाँ चली गई। माँ नर्मदा की स्थिति पर आप देखें तो कोई भी नेता ना इस अवैध खनन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का बोला है और मध्य प्रदेश को इन्हें ढर्रे से उतार दिया। चरम सीमा पर जंगल राज। माँ नर्मदा जैसी नदी जो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है, जो मध्य प्रदेश से अगर माँ नर्मदा को अलग कर दो तो ना आपकी खेती बचेगी, ना आपका जीवन बचेगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा। उसके साथ और जिसके साथ सनातन धर्म के लोग, जिसको सनातन धर्म की रीढ़ मानते हैं, इतनी अगाध श्रद्धा रखते हैं, उनके साथ क्या बर्ताव हुआ। पोकलेन मशीनें लगा के आप जब उसका अवैध उत्खनन करते हैं तो कहीं ना कहीं उस नदी की दुर्गति करने पर आप तुले हुए हैं, जो हमारे लिए माँ समान है। तो उसकी तरफ जब उनने देखा होगा कि ये लोग कोई ऐसी बात ही नहीं करते तो इनको सबको अपने अपने जगह पर भेजा जाए। और चूंकि एक विदाई में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में निंदा की पात्र बन गई थी, जिसमें आपने देखा होगा कि श्री आडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जी जोशी जी, एक बहुत बड़े वकील राम जेठमलानी जी वगैरह जो एक फेहरिस्त थी, उनको पूरे लोगों को जिस तरीके से विदाई की थी और एक तरफ घर बैठा दिया गया था, तो फिर इन्होंने सोचा होगा कि यार इस विदाई से पूरे देश में निंदा हुई है, अब नेताओं की विदाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उनको यहाँ भेज दो। चूँकि मुख्यमंत्री आपने देखा इस मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे तो सांसद थे, उनको मुख्यमंत्री भेजा, मुख्यमंत्री बने, बाई इलेक्शन लड़े। उमा भारती जी केंद्र में मंत्री थीं, सांसद थीं, उनको मुख्यमंत्री बना के भेजा, उनने मुख्यमंत्री बनने के बाद बाई इलेक्शन लड़ा। एक्सीडेंटल एकमात्र विधायक जो अभी अपनी नज़रों के सामने बाबूलाल गौर जी बने थे, फिर वो मंत्री बन गए थे, केयर टेकर के रूप में उनको बनाया गया था। उसके बाद शिवराज सिंह जी चौहान को आप लेके आए तो वो भी सांसद थे और यहाँ आके मुख्यमंत्री बने। उसके बाद उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। इसके बाद कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बने, सांसद थे, उनने आके छिंदवाड़ा में बाई इलेक्शन लड़ा। तो ये कोई मापदंड नहीं है कि विधायक ही होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं हुआ। अब इनमें से तुमने 7 लोग उतार दिए, 10 लोग या उतार दिए, आने वाले समय में लगता है कि ये 15 चेहरे मुख्यमंत्री के रूप में जनता को बरगलाने के लिए, भ्रमित करने के लिए ये उतारने जा रहे हैं। अब आप बताइए बनेगा तो मुख्यमंत्री 1, 14 का क्या? और जब आप 14 लोग मुख्यमंत्री कैलेबर के लोग हो तो स्वाभाविक आप मंत्री भी नहीं बनोगे उस मंत्रिमंडल में। तो उस जिले की दुर्गति क्या होगी जिस जिले से आप चुन के जाओगे? आप अकेले विधायक बन के जाओगे तो विधायक बन के आप क्या कर लोगे? आप एक मुख्यमंत्री के रूप में लोगों को अगर आप आशाओं का संचार करेंगे, उनको आप जमाने भर के सपने दिखाएंगे और आप सिंपल विधायक रहने वाले व्यक्ति हो, जो भी 15-17 लोग मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले हैं, और ये मंत्रिमंडल में अहंकार या कहना चाहिए अपने कद के कारण स्थान नहीं लेंगे, तो अब बताइए कितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के साथ धोखा करने जा रही है। ये चूँकि डर गई है मध्य प्रदेश के रिजल्ट से, 60-65 सीटों से ज़्यादा इनका कोई सर्वे मध्य प्रदेश में नहीं बता रहा है। एक आखिरी मौका है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक ये जरिया इनने जो अपनाया है, बड़े बड़े नेताओं को उतार दो, उससे शायद कुछ हो जाए। और इसका जो दूसरा पहलू है कि शायद इनके रिटायरमेंट के लिए भी ये एक रास्ता अपना सकते हैं। आपने बताया कि इतने सारे लोगों को उतारा है और बड़े बड़े लीडरों को भारतीय जनता पार्टी ने विदाई के लिए उतारा है। कांग्रेस ने अभी सूची रोक के रखी है। क्या लगता है नए जो चेहरे आए हैं इनके खिलाफ कौन सा उम्मीदवार ठीक बैठता है? फिर से सर्वे होगा, उसके बाद टिकट बढ़ेगी या फिर 2-4 दिन में टिकट की घोषणाएं हो जाएंगी? कांग्रेस के पास तो प्रिपेयर्ड है, वो तो देख रही है कि आप क्या कर रहे हो। वेट एंड वॉच कि मध्य प्रदेश को लूटने के लिए आप नए क्या क्या हथकंडे प्रोपेगेंडा करते हैं। हम जनता को सचेत करते हुए जो वेस्ट से वेस्ट होगा वो कैंडिडेट मध्य प्रदेश के अंदर देखना आप आएंगे। और जिस दिन सूची आएगी उस दिन इस मध्य प्रदेश की जनता को जो लोग हैं, जानकार हैं, उनको भरोसा हो जाएगा कि इस मध्य प्रदेश में कल भी सरकार कांग्रेस की बन रही थी और आज भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। चूँकि इस प्रदेश ने सम्मिलित सरकार का भी समय देखा है। जिन 12-14 विधायकों ने टूटकर सम्मिलित सरकार बनाई थी, उनको दोबारा जनता ने नहीं भेजा। पूरे के पूरे लोग हारे थे जो लोग
टूट के गए थे, उस सरकार बनाई थी। इस तरीके से भी जितने लोग टूट के गए हैं उनका आने का तो आप भूल ही जाओ। इस पाप का खामियाजा जनतंत्र में जनता प्रमुख होती है, लोकशाही में जनता का निर्णय सबको मान्य होता है। उस जनता के निर्णय का जो अपमान मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है और उस अपमान में सहभागिता भारतीय जनता पार्टी ने जो दी है, उसका पाप और खामियाजा संपूर्ण पार्टी को उठाना पड़ेगा, ये आप लिख के रख लो। सरकार अगर कांग्रेस की बनेगी तो देवेंद्र पटेल गुड्डू भैया नरसिंहपुर विधानसभा या नरसिंहपुर जिले के लिए मुख्यमंत्री से या जो उनके चहेते कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के जो मंत्री बनेंगे उनसे क्या लेकर आएंगे? जनता के लिए, आम कार्यकर्ता के लिए देवेंद्र पटेल का क्या मैसेज है? सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की लड़ाई लड़ी जाएगी पुनः। दूसरा, हमारे ज़िले में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ हों, इस बात पर विचार किया जाएगा। तीसरा, हमारे ज़िले के किसानों का जो पैसा बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बर्बाद होता है, उस पैसे को कैसे बचाया जाए। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे तो हमारा ज़िले का विद्यार्थी हमारे ज़िले में पढ़े। पहली प्राथमिकता ये होगी। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएँ ऐसी बढ़ें कि हमारे ज़िले के लोगों को जबलपुर, नागपुर का छोटी छोटी चीज़ों में मुँह ना देखना पड़े, जिससे उनके बचत हो। और महंगाई कम करने के लिए जो कांग्रेस ने वादे किए हैं, चाहे गैस सिलेंडर के दाम कम करने की एक सहूलियत परिवारों को देने की बात हो, चाहे किसानों के 105 हार्स पावर तक का बिजली बिल माफ़ करने की बात हो, चाहे 100 यूनिट की बिजली आपको फ्री देने की बात हो, इन चीज़ों से लोगों को इस बेतहाशा महंगाई से राहत देने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। और नरसिंहपुर ज़िले को चूँकि बहुत आगे जाना है, बहुत पिछड़ा हुआ ज़िला हो गया है हमारा ज़िला, चूँकि कृषि के क्षेत्र में और माँ नर्मदा की कृपा से संपन्न है, इसलिए इसकी ताकत दिखती है। मगर इस ज़िले को बिल्कुल पीछे ढकेल दिया गया है। इस ज़िले में किसी ने रुचि नहीं दिखाई। उस रुचि न दिखाने का कारण पता नहीं क्या है। मुख्यमंत्री ने भी सैकड़ों बार यहाँ घोषणाएँ की, कभी पूरी नहीं की। इस ज़िले का जो दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको ढकेल के पीछे खड़ा कर दिया है। आज और कल जो नरसिंहपुर ज़िले की संपन्नता होती थी, यहाँ पर काम करने के लिए आसपास के ज़िलों से मजदूर आते थे। पर पिछले 2018 में जब मैंने यहाँ सर्वे कराया, मैंने बेरोज़गार युवाओं के जो फॉर्म भरवाए गाँव से, तो मेरे होश उड़ गए कि 50,000 युवा यहाँ का नरसिंहपुर ज़िले का बाहर काम करने गया हुआ है। जो आपके उद्योग क्षेत्र हैं, पीतमपुर हो, चाहे आपके भोपाल के पास का हो, चाहे बड़ौदा हो, चाहे सूरत हो, चाहे जमाने भर के में पूरे क्षेत्रों के अंदर हमारे ज़िले का युवा काम करता है। और ये इसलिए काम करता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी साधन उसके लिए उपलब्ध नहीं है। आज उन लोगों की क्या स्थिति होगी जो वो किसान अपना आधा पैसा खर्च करके बच्चों को पढ़ाता है और उसको रोज़गार प्राप्त नहीं होता है। ये दुर्भाग्य की बात है। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रश्न है। हमको लड़ना चाहिए। आज की राजनीति तो ऐसी देखने मिलती है कि तुम वोट बस दे दो, तुमने वोट दी, फिर हमको तुमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर दो प्रकार के लोग काम करते हैं। एक वो काम करते हैं जो नेता बनने के बाद सिर्फ खुद का ध्यान रखते हैं, खुद के लिए काम करते हैं, जनता से वास्ता नहीं रखते। एक लोग वो होते हैं जिनको सिर्फ जनता के लिए काम करना है। आज लोगों का भरोसा जीतने के लिए ऐसे लोगों को सामने लाने की आवश्यकता है कि जो लोगों के लिए काम करें, लोगों की सुने, लोगों के लिए संसाधन उपलब्ध कराएं। आज इस ज़िले में इस बात की आवश्यकता है। अभी तक तो देखने में यही आया है कि लोग अपने लिए काम करते हैं, लोग जनता के लिए काम नहीं करते। और इतनी लचर, इतनी व्यवस्था खराब कभी इस ज़िले की नहीं रही। जब जब कांग्रेस का शासन रहा है तो इस ज़िले से 2-2 मंत्री रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है तो यहाँ पर एक भी मंत्री नहीं। आखिरी सवाल है, नरसिंहपुर ज़िले में 4 विधानसभा हैं। कितनी विधानसभा आज की डेट में, चूँकि आप लगातार घूमते रहते हैं, कितनी विधानसभा आपको जीतती हुई कांग्रेस दिख रही है? नरसिंहपुर ज़िले की चारों विधानसभाएं कांग्रेस जीतेगी। और एक प्रश्न कांग्रेस के जीतने का नहीं है, एक प्रश्न नरसिंहपुर ज़िले का जीतने का है। नरसिंहपुर ज़िला अपना भाग्य खुद लिखेगा और कांग्रेस को इस बार जिताएगा।
आने वाले समय में हम आपसे मिलेंगे जब टिकट का वितरण होगा। ये थे देवेंद्र पटेल गुड्डू भैया, पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। साफ तौर से उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव जनता खुद लड़ेगी और जनता अपने ज़िले का विकास खुद करेगी। 2 प्रकार के नेता हैं जो उन्होंने बताया और एक बहुत अच्छा उन्होंने विकास के कॉरिडोर का मुद्दा उठाया है। आने वाले समय में हम जरूर गुड्डू भैया से जुड़ेंगे और विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित करेंगे। फिलहाल कैमरामैन मयूर के साथ में अमन खान, बहुत बहुत धन्यवाद।